हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड 5 है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तो उसकी वीडियो बना रहे हैं। इसमें जो है हमें अराउंड 70 के आसपास क्वेश्चन है, तो इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 2 पार्ट आएंगे। तो हम अपना जो चैप्टर नंबर 4 और 5 है जो हमारे टर्म 2 में आ रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, ट्रू और फॉल्स। तो हमें अगर ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या एक इंसान को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। तो इसका आंसर भी हमें साथ में दे रखा है, आंसर दिया है फॉल्स, नहीं, क्योंकि हम थोड़े सा अमाउंट को भी यूज़ करके अपने छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेस माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फॉल्स है, क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर पेट में से कोई पैदा नहीं होता है, वो क्या होता है, वो धरती पे आते हैं, अपना माइंडसेट यूज़ करते हैं, जो उनका दिमाग है उसे यूज़ करके वो एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, देयर आर डैश SDGs गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन। SDGs का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस ने कितनी SDGs प्रोवाइड करी हैं, तो 17। यहाँ पे आंसर भी इसके साथ साथ दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, SDGs स्टैंड फॉर, तो यानी कि SDGs की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेंगे तो वो आपको बतानी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट एनी 2 वेज बाय विच एंटरप्रेन्योर्स अफेक्ट द सोसाइटी दे लिव इन। हमें ये बताना है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किस तरह से अपनी जो सोसाइटी में जहाँ वो रह रहे हैं, है ना, तो वो किस तरह से उसे अफेक्ट करते हैं, किस तरह से उसमें बदलाव लाते हैं। तो आंसर पहला क्या दिया है, क्रिएट जॉब्स, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अगर वो एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट करने की वजह से जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी। तो क्रिएट जॉब्स विद द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स लुक फॉर मोर पीपल टू हेल्प देम, they buy more material and from more people they also hire more people to work for them in this way more people have jobs। यानी कि जब एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वो अपने एक बिजनेस की ग्रोथ कर रहे हैं तो उन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपने काम को चलाने के लिए, वर्कर हो या फिर कोई भी फील्ड हो, उसमें उन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी क्या, कौन प्रोड्यूस करेगा, जो और लोग हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। और क्या होता है, वो जब लोगों को हायर करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो लोगों में जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है वो कम होती है और जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि लोगों को जॉब्स प्रोवाइड होती हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, शेयरिंग अ वेल्थ। वेल्थ मीन्स हैविंग इनफ मनी टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। As entrepreneurs grow their business, the people working for them in a related business also grow. They have more money to live a better quality life. Low price of product. As more entrepreneurs sell the same product, the price of the product goes down. Second point में क्या दे रखा है, शेयरिंग अ वेल्थ, यानी कि जब एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं तो उससे एक बिजनेस की क्या होती है, ग्रोथ होती है, स्टार्टिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, जब लोगों के पास वेल्थ आती है, वेल्थ यानी कि पैसा आता है, तो उससे क्या होता है, जब एक इनफ मनी हम सोसाइटी में प्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है, लोगों को, जब आप एक कंपनी में जाके कहीं पे कुछ काम करोगे तो फ्री में तो करोगे नहीं, वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी मिलेगी तो क्या होगा, आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। तो जब एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो उससे क्या होता है, वो पैसे की हेल्प से कंफर्टेबल लाइफ जी पाते हैं। और लोग जो है वो उनके बिजनेस में काम करते हैं, तो उससे एंटरप्रेन्योर्स को क्या फ़ायदा मिलता है, उनसे एंटरप्रेन्योर को ये फ़ायदा मिलता है कि उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करता है और लोगों को पैसा मिलता है, तो उनकी जो क्वालिटी लाइफ है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होता है। अब देखो, जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर सेम प्रोडक्ट को बेचेंगे ना, उतना ज़्यादा ही क्या होगा, उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान एक मार्कर बेच रहा है तो वो उसे महंगे में भी बेच सकता है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो हमें मजबूरन वही खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर 10 लोग वही सेम मार्कर बेच रहे हैं तो अगर हम वहीं जाएंगे ना जहाँ पे वो सबसे सस्ता मिलेगा, तो जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट वो सेल करेंगे, तो उससे क्या है, उससे प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है और लोगों को आसानी होती है क्या करने में, खरीदने में, और सस्ते में उन्हें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक्सप्लेन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो इसे यहाँ पे मैं अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को एक्सप्लेन करना है। तो पहला क्या दिया है, यूजिंग सोलर पावर, दैट इज पावर जनरेटेड यूजिंग द सन डज नॉट कॉजेज पोल्यूशन as it does not require burning or non-renewable fuels such as coal. We are making efforts to increase the solar power generation so that our, अच्छा ठीक है, मैं आपको इतना समझा देती पहले। पहला क्या दिया है, पहला दिया है हमें यहाँ पे सोलर पावर। मैं अपना पेन यूज़ कर लेती हूँ। ओके, तो पहला में क्या दे रखा है, पहला में दे रखा है, एक मिनट बस सेटिंग कर लेते हैं इसकी, ये वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें
कि पहला क्या दिया है हमें यहाँ पे सोलर पावर, ये कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया, मैं इसे ले लेती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो पहला दिया है हमें सोलर पावर। सोलर पावर यहाँ पे बात कर रहे हैं। सोलर पावर क्या होता है? सोलर पावर होती है हमारी जो हम सन से एनर्जी यूज़ करते हैं ना उसकी। तो यानी कि पावर जनरेटेड बाय सन डू नॉट कॉजेज पोल्यूशन, यानी कि जो पावर हम सन से यूज़ करके बनाते हैं उससे पोल्यूशन नहीं होता। अब पोल्यूशन नहीं होता तो उससे क्या है कि उसे डू नॉट रिक्वायर ऑफ नॉन रिन्यूएबल। अच्छा ठीक है, अगर हम सन से ही, सन की पावर को ही यूज़ करके क्या कर लेंगे, पावर जनरेट कर लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं सच एज कोल्स हो गए, जैसे हमारा जो कोयला वोयला होता है ना, तो इन सबको हमें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जलेंगे नहीं तो पोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये एक अफोर्डेबल भी और क्लीन एनर्जी भी है, किससे गंदगी नहीं मच रही, हम सोलर पावर को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, साफ़ सफाई तो रख रहे हैं ना, तो हम सोलर पावर को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन मेक एफर्ट टू इंक्रीज सोलर पावर। अच्छा ठीक है, अगर हमें क्लीन एनर्जी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, अपने और ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा मेहनत करके सोलर पावर जनरेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ताकि अगर हमें और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़े तो उसे भी हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। क्या दिया है अब यहाँ पे देखा, एट द सेम टाइम वी डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्स। तो सोलर पावर जब हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हम अपने एनवायरनमेंट को भी गंदा नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज़ कर रहे हैं। यूज़ ऑफ बायोगैस इज ऑल्सो एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू नेचुरल गैस, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, बायोगैसेस का यूज़ करते हैं तो उससे भी क्या होता है, जो हमारा पोल्यूशन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ रहता है और उससे भी पोल्यूशन नहीं होता। तो आई होप आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना चलते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे में दिया है गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या क्वालिटी है। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एंटरप्रेन्योर हमारा एक ऐसा इंसान होता है जो क्या करता है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। जैसे कि आज से पहले भी मंडी लगती थी, लेकिन अब किसी ने ऐसे थोड़ी ना सोचा था कि एक ऐसी मार्केट आएगी जो अमेजोन होगी, जिसका कोई एक ठिकाना ही नहीं होगा। अमेजोन कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि आप जहाँ जाकर उस पर कुछ खरीदो। अमेजोन तो एक ऑनलाइन बिजनेस है। तो क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप ही तो है, ये एक नया बिजनेस है, एकदम हटके, किसी की एक डिफरेंट सोच, वरना मार्केट तो कोई भी खड़ी कर सकता है। अब उस एंटरप्रेन्योर ने एक आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, अब वहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर हमारा वो होता है जो एक नया इंसान एक नया माइंडसेट के हिसाब से एक नया बिजनेस स्टार्ट करे, वो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। तो अब हमें बताना है कि एक सक्सेसफुल क्वालिटी क्या होगी एक एंटरप्रेन्योर की, दे आर कॉन्फिडेंट। यहाँ हमें क्या दे रखा है, दे आर कॉन्फिडेंट। अच्छा मैं अगर ठीक यही ले लेते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, दे आर कॉन्फिडेंट। एक मिनट, दे आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, अब मैं इससे भी अच्छा एक पॉइंट दूँ तो आप कह सकते हो कि दे आर रिस्क टेकर, आर रिस्क टेकर। अगर थोड़ी सी राइटिंग खराब हो रही है तो समझ लेना। दे आर रिस्क टेकर, यानी कि वो क्या होता है, वो रिस्क टेकर होता है। आप कॉन्फिडेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक पावरफुल पॉइंट देना है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो रिस्क टेकर हो। कॉन्फिडेंट भी अच्छा एक पॉइंट है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का कोई एक ही क्वालिटी लिख लेना, तो बस एक ही तो नहीं होती, बहुत सारी होती है। तो आप जो आपके दिमाग में है कि वो रिस्क टेकर होते हैं, वो एक अलग माइंडसेट रखते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, तो वो आप कोई भी क्वालिटी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये क्वालिटी हो गई। आगे दे रखा है नेम द टर्म यूज फॉर फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग, यानी कि हमें एक टर्म बतानी है, एक वर्ड देना है कि जिसे हम कहते हैं फॉल्स बिलीफ या फिर ओपिनियन, यानी कि जब हम कहते हैं कि कोई गलत ओपिनियन, कोई गलत विश्वास जो हमने रख रखा है, कोई गलत ओपिनियन जो हमने बना रखा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मिथ। तो ये आप ये इंग्लिश वर्ड है, आप इसे याद कर सकते हैं। गिव एनी वन प्रैक्टिस सस्टेनेबल प्रोसेस दैट इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। अच्छा, तो हमें क्या दे रखा है, हमें कोई एक टेक्निक बतानी है, कोई भी एक तरीका बताना है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो सस्टेनेबल प्रोसेस है उसमें हम हेल्प कर सकते हैं, यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट को बनाए रखने में, उसमें कोई गंदगी ना हो, पोल्यूशन ना हो, यानी कि हम सस्टेनेबल प्रोसेस को कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो वन सच प्रैक्टिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग और वर्मी कंपोस्टिंग एक्सेट्रा। अब ये क्या होती है, ये तो हमें नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ ना, मैं क्या कहूँ, मैं बताती हूँ आपको। कलर क्या लें, तो यहाँ देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि कोई भी क्या बतानी है, कोई एक टेक्निक। तो यहाँ तो इन्होंने हमें दो दे दी,
तो आप कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे वो लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फिर वर्मिंग कंपोस्टिंग एक्सेट्रा। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम क्या कर सकते हैं, हम जो एकदम सही तरीके से वाली फार्मिंग होती है ना, ऐसा नहीं उसमें केमिकल यूज़ कर करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है जिसमें क्या हो, हम नेचर का यूज़ करें, है ना। ऐसा नहीं कि पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, हम अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो लेकिन नेचर को हार्म हो। हमें ऐसी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना, हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। दूसरा दिया है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या आ जाएगा, जैसे अब हमें क्या करना है, अब हमें नेचुरली खाद बनानी है, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम जाके कीड़े मकोड़े लाएंगे, और अब हम ऐसा कोई नहीं करता, अब क्या करते हैं डायरेक्ट केमिकल डालते हैं और काम खत्म करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, वर्मी कंपोस्टिंग करनी है जिससे क्या हो कि हम नेचुरली तरीके से क्या कर पाएँ, सब चीज़ों को ग्रो कर पाएँ और अच्छे से सारा काम चलता रहे। तो ये हो गया हमारा। अब देख क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। अच्छा, गिव एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर का लार्ज स्केल प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो यहाँ दे रखा है हमें, तो यहाँ में दे रखा है चारण का गुजरात सोलर पार्क। तो यानी कि जो हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया वो कहाँ होता है, चारण का, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करी तो प्लीज़ सॉरी, चारण का गुजरात सोलर पार्क, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक्सप्लेन एनी टू फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। यानी कि एंटरप्रेन्योर के कोई भी दो फंक्शन हमें बताने हैं। तो पहला दिया है एनी टू फंक्शन ऑफ, ठीक है, पहला दिया क्या है, मेकिंग डिसीजंस, और दूसरा दिया है मैनेजिंग द बिजनेस। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स, इसे ले लेते हैं, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या होता है, वो डिसीजन लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो अरे क्या करें, ये ऐसा करें या ना करें, तो वो डिसीजंस लेने में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे ऐसा करें या ना करें, ऐसा करें या ना करें, ऐसा नहीं सोचते, वो करने वाले काम करते हैं। यानी कि अब अगर उन्होंने सोचा है कि मुझे बिजनेस में कुछ आगे बढ़ाना है तो वो डिसीजन लेंगे। दूसरा क्या करा है, दूसरा है उनका मैनेजिंग द बिजनेस। अब ऐसा नहीं कि अगर उनका लॉस हो रहा है बिजनेस में तो हाय तौबा 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 बिजनेस बंद कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करने की सोचेंगे, उसमें उसे मैनेज करेंगे। तो ये दो क्या हैं, दो एंटरप्रेन्योर्स के हमारे फंक्शंस हैं। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, रिड्यूस इनइक्वालिटीज is one of the sustainable development goals set by UN, यानी कि यूनाइटेड नेशन। गिव एनी टू वे टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब हमें बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसमें हमें इनइक्वालिटी, जो भेदभाव है ना, उसे भी कम करना है। तो इसके दो वे हमें बताइए। तो यहाँ पे दे रखे हैं, बी हेल्पफुल टू वन अदर, बी फ्रेंडली विद एवरीवन। अच्छा, कितनी अच्छी बात कही है ना, ये तो सबको क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। देखो कलर चेंज करते हैं, ओके। यहाँ क्या दिया है, बी हेल्पफुल टू अनदर। यानी कि अगर हम क्या चाहते हैं, इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हैं तो हमें हर किसी की तरफ क्या रहना चाहिए, हेल्पफुल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरा दोस्त है तो इसकी मदद करूँगा, ये मेरे दोस्त का दुश्मन है तो ये तो मर जाए मैं तो फिर भी इसकी हेल्प नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। हमें क्या रहना है, हेल्पफुल रहना है, हर किसी की तरफ आपको अपनी मदद करनी है। और दूसरा, हमेशा औरों के साथ क्या रहना चाहिए, फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए। ऐसा नहीं अबे ओए तू कौन है वे, चल निकल यहाँ से, ये वाला नहीं। फ्रेंडली नेचर यानी कि अच्छे से बिहेव करना, लोगों की बातों को समझना। तो ऐसे वाले जो अच्छे बिहेवियर्स होते हैं ना वो हमें रखने हैं। क्वेश्चन 13 हमें दे रखा है, न्यूमरेट एनी टू डिजायर ऑफ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अच्छा, तो हमें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की दोबारा से क्या बतानी है, दो क्वालिटी, दो डिजायर क्वालिटी बतानी है। तो पहला क्या दिया, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हाफ मार्क्स मिलेगा अगर आप 4 क्वालिटी बताते हो तो, है ना। देखो वैसे तो इन्होंने 2 बोली हैं लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, हमें 4 दे रखी है। तो उसका हाफ ए का, हाफ बी का, हाफ सी का, हाफ डी का और हाफ ई का, इन्होंने आधा आधा करके हमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज़ दे रखी है, आप इनमें से कोई भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, आर कॉन्फिडेंट। यहाँ क्या दिया है, आर कॉन्फिडेंट। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। वो ऐसा नहीं कि अरे पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें एक विश्वास होता है खुद में कि हम करेंगे। ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कि हाँ हम तो कर लेंगे, नहीं, उन्हें खुद में कॉन्फिडेंट है कि हाँ हमें ऐसा करना है। दूसरा, बिलीव इन देमसेल्फ एंड देयर एबिलिटीज़। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि उनके अंदर जो टैलेंट है उसे बैठ के अरे नहीं होगा हमसे, नहीं होगा, अरे जब वो नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे,
ऐसा नहीं, वो खुद में विश्वास रखते हैं कि हम कर सकते हैं, हम में वो कैपेबिलिटी है कि हम ये करके दिखा सकते हैं। तो ये उनकी क्या होती है, क्वालिटी होती है। तीसरा इनका ट्राई न्यू आइडियाज़ ऑफ देयर बिजनेस, यानी कि अगर उन्होंने कोई एक बिजनेस माइंडसेट लगाया है तो उसमें क्या करेंगे, वो अपने न्यू आइडियाज़ को देंगे। वही नहीं घिसे पिटे पुराने जैसा आजकल के गाने आते हैं ना, वो पुरानों को ही रिमिक्स करके ऐसी तैसी कर देते हैं उनकी, वैसे नहीं, वो हमेशा न्यू आइडियाज़ देते हैं। तो उनके न्यू आइडियाज़। दूसरा क्या, आर पेशेंट। अब ऐसा नहीं कि आज बिजनेस खड़ा किया, अब 1 महीने के बाद बोले कि भैया मुझे तो सक्सेस चाहिए, मुझे तो अमेजोन को नीचे गिराना है। तो वो क्या है, वो पेशेंस रखते हैं, वो सालों साल वेट करते हैं कि आज हमारा बिजनेस ग्रो होगा, कल होगा, हम एक ना एक दिन सक्सेसफुल बनेंगे। तो वो पेशेंस काफ़ी ज़्यादा रखते हैं अपने अंदर। और ई पॉइंट क्या दिया है, क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंट अबाउट द बिजनेस आइडियाज़, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उन्हें नए नए आइडियाज़ चाहिए होते हैं अपने बिजनेस के लिए, नई नई सोच चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि वही पुरानी चीज़ों को लगाए जा रहे हैं, वो उन्हें क्या चाहिए, कुछ अलग चाहिए ताकि लोग उनके बिजनेस में इंटरेस्ट दें। तो कुछ डिफरेंट, कुछ क्रिएटिव, जो लोगों को उनका बिजनेस पसंद आए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, यानी कि अगर वो कुछ भी काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर कुछ अच्छा किया तो हाँ जी हमारे बिजनेस ने किया था, लेकिन वहीं अगर कुछ गलत हो गया तो नहीं जी हमसे तो गलती हुई नहीं है, हमारे नीचे वाले वर्करों ने गलती करी होगी, नहीं, वैसा नहीं रखते। वो क्या रखते हैं कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो भी हमारी कंपनी की टीम ने किया, अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो वो भी हमारी तरफ से हुई है। तो वो जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उसकी क्या लेते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जी हाँ, पॉइंट दिया है हमें, टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम। ऐसा नहीं कि कहीं भी आंख बंद करके अंधेरे में तीर मार दिया और कह देंगे आहा लग गया ना, एक तीर से 2 निशाने, ऐसा नहीं। वो पहले सोचते हैं कि क्या ये सही रहेगा हमारे बिजनेस के लिए कि खराब रहेगा। तो वो पहले सोचते हैं, उसके बारे में अपने डिस्कशन करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने शेयर होल्डर्स और अपने जो कंपनी की जो टीम होती है, स्टाफ होता है, उसके साथ डिस्कशन करते हैं। उसके बाद क्या करता है, वो डिसीजंस लेते हैं। एच दिया है में आर हार्ड वर्किंग। अब मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जी हमने सोच लिया, डिसीजन भी ले लिया, अब काम तो हम करेंगे ही नहीं। वो काम करते हैं दिन रात, अपनी मेहनत 24 घंटे वो लगे रहते हैं। तो वो क्या होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं। कौन, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। आई दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस डिफिकल्टी, यानी कि अब अगर उन्हें अपने बिजनेस में कोई डिफिकल्टी मिल रही है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि अरे ये परेशानी आ गई तो छोड़ दो, चलो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। वो गिव अप नहीं करते। कौन, एंटरप्रेन्योर कभी भी गिव अप नहीं करते। अगर उन्हें कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो क्या करेंगे कि उस डिफिकल्टी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। कुछ ना कुछ, ऐसा दुनिया में कोई नहीं, ऐसी दुनिया में कोई परेशानी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो जो भी डिफिकल्टीज, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस सब का वो गिव अप नहीं करते। उसे देख के कि अरे परेशानी आ गई, चलो छोड़ो। वो क्या करेंगे, वो उसे फेस करेंगे। वो सोचेंगे कि अच्छा चलो अगर हमारे बिजनेस में लॉस जा रहा है तो हम क्या करें जो हम अपना बिजनेस ग्रो कर पाएँ। तो वो ऐसी डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। अब आप इनमें से कोई भी एनी 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 डिजायरेबल क्वालिटीज़ को मांगा था। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम कहाँ जाते हैं, अब हम आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक्सप्लेन हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन जॉब क्रिएशन। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि जो एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जॉब क्रिएट करने में कैसे हेल्प करते हैं। गिव एनी 2 पॉइंट। तो हमें 2 पॉइंट देने हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे हमारी हेल्प, मतलब हमारी हेल्प भला कैसे करता है, वो कैसे जॉब को बढ़ाता है। वैसे तो करेंगे नहीं ना कि ज़मीन में एक जॉब का पर्चा डालेंगे और कहेंगे उग जा जॉब, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो वो किस तरह से हेल्प करता है, हमें कोई 2 पॉइंट यहाँ पे बताने हैं। तो देख लेते हैं। पहला दिया है, विद द ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस एंटरप्रेन्योर नीड मोर पीपल टू हेल्प देम। कितनी अच्छी बात है ना कि अगर एंटरप्रेन्योर उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, लोगों की ज़रूरत है। लोगों की ज़रूरत है मतलब यहाँ पे उनके लिए जॉब क्रिएट हो रही है। अब जब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब लोगों को, अब लोग फ्री में तो आएंगे नहीं ना, उन्हें भी क्या चाहिए, जॉब चाहिए। जॉब से क्या होगा, जॉब से पैसा आएगा, हमारा रुपया आएगा, करेंसी आएगी हमारे पास। तो इसलिए वो लोग, जॉब मिलेगी लोगों को तो पैसा मिलेगा, तो एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी। तो उन्होंने क्या करा, एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस सेट किया तो लोगों को जॉब मिली। दूसरा क्या दिया है, दे ऑल्सो बाय रॉ मटेरियल, यानी कि एंटरप्रेन्योर रॉ मटेरियल, अगर वो उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी है, एक बिजनेस स्टार्ट किया तो उसे चलाने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल की तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब वो रॉ मटेरियल उड़ के तो आएगा नहीं कि भगवान तो देके जाएंगे नहीं, तो क्या है, उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, तो उन्हें लोगों की ज़रूरत है। अब जैसे अगर कोई एक कॉटन कंपनी है जो क्या बनाती है, डिज़ाइनर कंपनी है जो क्या बनाती है, अच्छे अच्छे कपड़ों को डिज़ाइन करती है। अब उसे रॉ मटेरियल तो चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या है, क्लॉथ चाहिए। उसे क्लॉथ क्या है, कपड़ा हमारा। तो अब उस क्लॉथ के लिए उन्हें क्या चाहिए,
रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल जैसे हमारा जो कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, तो ये सब कौन प्रोड्यूस करेगा? ये सब प्रोड्यूस करेंगे हमारे लोग। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज मैं पहली बार वैसे आपको पीडीएफ में पढ़ा रही हूँ, शायद आपको पसंद आए। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और तीसरा क्या है? मोर पीपल सप्लाई मटेरियल टू देम। अब अगर उन्होंने रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए, तो अब जैसे अगर गाँव में खेती हुई, तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो एंटरप्रेन्योर खुद आएगा गांव में और कहेगा जी हमें कॉटन दे दो, हमें रुई दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब सप्लाई करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो अब ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हें भी क्या मिली? जॉब मिली। और लोगों को सर्विस प्रोवाइड होगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, मटीरियल सप्लाई होगा, तो उससे भी क्या होगी? लोगों को जॉब मिलेगी। दे एम्प्लॉय मोर पीपल टू वर्क फॉर देम। इन दिस वे एंटरप्रेन्योर हेल्प क्रिएटिंग मोर जॉब। तो अब जितने ज़्यादा लोगों को वो क्या करते हैं? जॉब प्रोवाइड करते हैं। जितने ज़्यादा लोगों की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, उतने ज़्यादा लोगों को क्या पड़ेगा? उतने ज़्यादा लोगों के लिए जॉब क्रिएट होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। व्हेन एंड वेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर लॉन्च। कब और कहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लॉन्च हुआ था? तो पहला क्या दे रखा है? मतलब आंसर क्या दे रखा है? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर लॉन्च्ड इन यूनाइटेड नेशन। यूएन में क्या हुआ था? हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? लॉन्च हुआ था। और क्या दे रखा है? इन न्यूयॉर्क, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ मैं, इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015। यानी कि यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में 2015 में क्या हुआ था? हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च हुआ था। तो कब हुआ था? 2015 सितंबर में। और कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वैसे हमारे टोटल 6 पेजेस हैं, काफ़ी कुछ है अभी अब पढ़ने के लिए। अभी हम बस सेकंड पेज पे ही आए हैं, तो 3 पेजेस आज हम इसमें करेंगे और 3 पेजेस हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 पे हैं। न्यूमरेट एनी 2 इनिशिएटिव थ्रू विच वी कैन रिड्यूस इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। यानी कि कोई 2 तरीके बताओ जिससे हम क्या कर सकते हैं? इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी में उसे कम कर सकते हैं। तो पहला क्या दिया है? हेल्प टू वन अदर, यानी कि हमें एक दूसरे की तरफ हेल्पफुल रहना है। दूसरा, फ्रेंडली नेचर विद एवरीवन, हर किसी की तरफ क्या करना है? एक दोस्ती भरा स्वभाव रखना है ना, हर किसी की हेल्प करनी है, अच्छे से बात करनी है। और अब ऐसा नहीं कि अरे ये राजपूत है तो मैं इसे बहुत ज़्यादा इज्जत दूंगा, अरे ये चमहार है, चल ये तो हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगता, चल हट यहाँ से। तो ऐसा वाला नहीं, हमें हर किसी की तरफ काइंड रहना है, हर किसी की तरफ अच्छे से बिहेव करना है। तीसरा दिया है इंक्लूडिंग एवरीवन व्हाइल वर्किंग ऑन प्लेइंग। अच्छा, इंक्लूड एवरीवन व्हाइल वर्किंग ऑन प्लेइंग, यानी कि अगर हम खेल रहे हैं या हम कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो मेरे दोस्त है बस उन्हीं से बात करूंगा, या फिर जो हाई कास्ट के लोग हैं उन्हीं से अपने साथ मिलाऊंगा उन्हें। हर किसी को, एवरीवन, आप चाहे काम कर रहे हो या खेल रहे हो, हर किसी को क्या करना? अपने साथ इन्वाइट करना। तो इससे क्या होगी? इनइक्वालिटी कम होगी। हेल्पिंग अदर बाय इंक्लूडिंग एवरीवन वेदर दे आर स्मॉल और बिग, गर्ल और बॉय, बिलोंगिंग टू एनी क्लास और कास्ट। यानी कि हमें क्या करना है? हर किसी की हेल्प करनी है, भले ही वो किसी भी जात से हो, छोटा हो या बड़ा हो। ऐसा नहीं कि अमीर है तो ही मदद करूंगा, गरीब भी है, स्मॉल है, तब भी उसकी हेल्प करनी है। अगर वो बड़ा आदमी भी है तब भी हेल्प करनी है। वो लड़की है तब भी हेल्प करेंगे, तब भी उसके साथ अच्छे से रहेंगे। वो लड़का है तब भी उसके साथ अच्छे से रहेंगे और हेल्प करेंगे। चाहे वो किसी भी क्लास से है, मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, लोअर क्लास है, किसी भी क्लास से हो या किसी भी कास्ट से हो, हमें सबके साथ क्या करना है? अच्छे से बिहेव करना है। इतना है, वो आपको समझ में आएगा। अब इनमें से कोई भी 2 फैक्टर आप लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इज इट ट्रू दैट अ लार्ज कैपिटल रिक्वायर फ्रॉम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। यानी कि हमें क्या ये बताना है कि अगर हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कलर चेंज कर लें, बहुत देर से ब्लैक चल रहा है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि क्या अगर हम एक एंटरप्रेन्योर चाहते हैं तो हमें एक लार्ज अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है। हमें, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी है क्या? तो नहीं, नो, हमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एवरी बिजनेस डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट। यानी कि अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हर बिजनेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम छोटे से थोड़े से पैसे में भी क्या कर सकते हैं? अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड दिया है, एज पर नीड एवरी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस विद अ डिफरेंट कैपिटल। यानी कि अगर हम क्या करना चाहते हैं? अगर हम एक मॉल खोलना चाहते हैं, है ना, अगर हम एक मॉल खोलना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं? अगर आप एक स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक स्टोर खोलोगे।
है ना। अब वो स्टोर जब खुलेगा, रुको अब ठीक है, अब जब आप एक स्टोर खोलना चाहोगे तो वो स्टोर में क्या है, कम पैसा लगेगा, लेकिन बेनिफिट तो ये स्टोर भी कमाएगा। तो क्या है, हम अब हर बिजनेस के लिए, अब बिजनेस की बात है, अब आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो ज़्यादा पैसा, पहले छोटे से स्टार्टिंग करना चाहते हो तो कम पैसा। तो इसी के हिसाब से हमें बता रखा है कि ये क्या है, बिजनेस पे डिपेंड करता है। हर बिजनेस को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, हर डिफरेंट कैपिटल, यानी कि हर बिजनेस के लिए क्या होता है, एक अलग अलग पैसे की हमें ज़रूरत पड़ती है। सी में दिया है, डिपेंड ऑन हाउ मच कैपिटल वन नीड टू स्टार्ट द बिजनेस, इट कैन बी रेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अगर हमें क्या है, अगर हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है और हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उससे अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, अब आपके पास 1 लाख ही है, चलो छोड़ो 1 लाख कम हो गया, अगर आपके पास 5 लाख हैं, अब 5 लाख है तो 5 लाख की और ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ सालों उस 5 लाख को इन्वेस्टिंग, उन्हें क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। 5 लिखा है मैंने, ठीक है। अगर आपको 5 लाख की ज़रूरत है तो कुछ साल क्या करो, उस 5 लाख रुपये को, उन 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें डिफरेंट सोर्सेज से अपने पैसे को जो है आपके पास थोड़ा बहुत, उसे रेज कर सकते हो, या फिर कहीं और से आप लोन भी ले सकते हो पैसे का। आगे क्या दिया है, आगे क्या दिया है, वंस द एंटरप्रेन्योर मेक मोर मनी ही शी कैन पुट दैट बिजनेस इनटू बिजनेस टू एक्सपेंडेड। अगर आपने एक स्टोर खोला, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब वो स्टोर आपका महीने का 10 लाख रुपए कमाता है। अब स्टोर ऐसा नहीं कि वो छोटी सी मंडी में मार्केट खोल ली हो गया, वो नहीं, आपने अच्छा खासा स्टोर खोला है जिसमें आप क्या कर रहे हो, अगर आप महीने का 10 लाख रुपए कमा रहे हो, 10 लाख चलो ज़्यादा हो गया, अगर आप महीने का क्या कर रहे हो, अगर आप महीने का 5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो उससे क्या होगा, अब आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। अगर आप चाहो तो आप एक स्टोर की जगह आप 2 स्टोर खोल सकते हो। स्टोर भी छोड़ो, आप उस दुकान को ही खरीद सकते हो कि मुझे अब ये पूरी की पूरी क्या चाहिए, दुकान में खरीदना चाहता हूँ, तो आप वो दुकान खरीद से क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आप और ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो। आगे क्या दे रखा है, व्हाट आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस एनी टू, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते वक्त कौन कौन सी क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें कोई 2 क्या करनी है, डिस्कस यहाँ पे करनी है। तो पहला क्या दिया है, ए पॉइंट, फूड, लार्ज एरिया ऑफ रिच फर्टाइल लैंड needed to grow crop which is become less as we are using up more and more land for other purposes। अच्छा, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम खाना पैदा करना चाहते हैं, खाना उगाना चाहते हैं, तो अगर हमें फूड की ज़रूरत है, हम क्या चाहते हैं कि हम केमिकल भरा फूड ना खाएं, हम नेचर को भी गंदा नहीं करना चाहते और क्या कर चाहते हैं कि हमें भी अच्छा मिले और नेचर भी हेल्दी रहे। तो हम क्या चाहते हैं, अगर हम फूड चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, लार्ज रिच fertile land needed to grow crop which is become less as we are using a more and more land for other purpose। यानी कि अगर हमें क्या चाहिए, फूड ग्रो करने के लिए हमें एक रिच और फर्टाइल लैंड चाहिए, और वो क्या चाहिए, वो लार्ज एरिया में भी होनी चाहिए। वैसे तो नहीं ना कि ये 10 गज में हमारी ज़मीन में उग जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, रिच, यानी कि रिच मतलब अमीर नहीं, एक बड़ा एरिया, फर्टाइल एरिया, ताकि हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर सके। तो अब ऐसा जो एरिया है ना वो कम होता जा रहा है, ऐसी जो ज़मीन है जो फर्टाइल भी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है, तो वो सारी ज़मीनें क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि हम लैंड को कहाँ यूज़ करते जा रहे हैं, हम सिटीज़ में रोड बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या जा रहा है, हमारी जो लैंड है ना वो इन सब चीज़ों में कम होती जा रही है। क्योंकि अब लैंड का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, सिटीज़ में, रोड्स में, एयरपोर्ट में, इंडस्ट्रीज़ एरिया में, या फिर जो हम ब्रिजेस बनाते हैं इन सब में हम क्या कर रहे हैं, लैंड का यूज़ कर रहे हैं। तो जो कच्ची ज़मीन है वो कम होती जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। दूसरा क्या दे रखा है आप वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो गेटिंग डिप्लीट अ लॉट ऑफ केमिकल। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम थोड़ी सी ज़मीन में इतने सारे लोगों का पेट भरना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, ज़मीन में हम केमिकल्स मिला रहे हैं ताकि क्या मिले, ज़मीन को न्यूट्रिशन मिले। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ज़मीन में अगर हम फर्टिलाइजर्स मिला रहे हैं, केमिकल्स मिला रहे हैं, पेस्टिसाइड्स मिला रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है ना, जो सॉइल की उसकी खुद की क्या है, न्यूट्रिशन है खुद का, उसमें जो क्या है, फर्टिलिटी है, वो क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। तो वो भी एक प्रॉब्लम का वो है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब अगर हम आगे देखें तो जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से खराब होती जा रही है। दूसरा पॉइंट दिया है हमें वाटर। पहला क्या दिया था हमें, पहला दिया था फूड, इसे अलग पेन से मार्क कर लेते हैं। पहला दिया था हमें फूड, दूसरा दिया हमें, अच्छा
पहला दिया है हमें फूड, दूसरा दिया है हमें वाटर। अब अगर हम वाटर की बात करें, वी यूज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड पॉन्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग बट डंप गार्बेज इनटू देम। अब हम क्या चाहते हैं, हम ताज़ी पानी पीना चाहते हैं, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहते हैं रिवर्स और पॉन्ड्स का, लेकिन हम ही लोग क्या कर रहे हैं, हम ही लोग जाके उसमें अपना गार्बेज डंप कर देते हैं। गंगा में क्या हो रहा है, गंगा में भी तो हम लोग जाता है, पूजा पाठ करते हैं, इतनी पवित्र नदी में अपना सारा कूड़ा कबाड़ा सब उसमें बहाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, गार्बेज डंप कर रहे हैं, तो उससे क्लीनिंग जो है वो ख़त्म होती जा रही है, उससे जो पानी है वो गंदा होता जा रहा है, तो ये भी एक परेशानी की बात है। द रिवर एंड पॉन्ड गेटिंग पल्यूटेड, जो रिवर और पॉन्ड है वो पल्यूट होते जा रहे हैं, गंदे होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, है ना। दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर वी हैव नो क्लीन वाटर फॉर यूज़। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, कुछ सालों के बाद साफ़ पानी बचेगा ही नहीं, सारी परेशानी यहीं आ जाएगी। अब तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है फ्यूल। तो हमें क्या बताना था, कोई भी 2 प्रॉब्लम बतानी थी शायद, हाँ, डिस्कस एनी 2, पर यहाँ पे 3 दे रखी है, तो हम देख लेते हैं। वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड फ्रॉम, यहाँ देखो, वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्री एंड फ्यूल्स and for construction of home furniture. As more and more trees are being cut, it is affecting the climate of the place. Extreme weather conditions such as flood, extreme cold or heat are seen in many places which affect the people living there. तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर हम क्या करते जा रहे हैं, जैसे हम फ्यूल्स जो हैं, वाटर, फूड, वाटर और फ्यूल्स, यहाँ पे 3 एग्जांपल दे रखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूल्स की। तो फ्यूल्स में क्या दे रखा है, वी यूज़ अ लॉट ऑफ वुड फॉर ट्रीज एंड फ्यूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन होम एंड फर्नीचर। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारी लकड़ी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ में, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स में एंड फर्नीचर्स में। हम क्या चाहते हैं, हम अच्छा शो पीस के लिए, हम एंटिक पीसेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम वुड्स को यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, अगर हम भले ही वुड्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हो रहा है, हम पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है, जो है डिफॉरेस्टेशन बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ अगर हम देखें तो उसकी वजह से अगर ट्रीज़ कम हो जाएंगे, ट्रीज़ क्या है, कम होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्लाइमेट जो है जगह का वो बदलता जा रहा है। सोचो अगर एक जगह पे ट्री हैं बहुत सारे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोल्ड रीजन होगा, वहाँ पे ठंडक होगी। लेकिन अगर जैसे राजस्थान में बहुत कम ट्रीज़ है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्राई, क्या है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई और हॉट टेम्परेचर रहता है। तो वही हमें बता रखा है कि अगर हम ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट है उस जगह का वो बदलता जा रहा है। और क्या दिया है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, जैसे कि फ्लड आ रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लोगों की ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, अफेक्ट हो रही है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसकी जगह पे आप कोई भी 2 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दे रखा है हमें, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी वो होती है, वैसे तो आपने एसएसटी में भी पढ़ रखा होगा, बट दोबारा बता देती हूँ मैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी वो डेवलपमेंट होती है जिससे क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे आज की ज़रूरतें हैं उनको तो हम सेटिस्फाई कर लें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम जो फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं उन्हें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। जैसे कि आज हमें पानी की ज़रूरत है, अगर हमें वाटर की ज़रूरत है आज, तो उसका मतलब ये नहीं कि आज हमारे पास है तो बहाओ नदियाँ बहाओ, वो नहीं। अगर हमें आज ज़रूरत है तो बस उतना ही यूज़ करें जितनी हमें ज़रूरत है। लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी क्या करना है, हमें थोड़ा सा वाटर सेव करके रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि आज हम तो बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी ख़राब कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में पानी की ही किल्लत हो जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है जिसमें हम आज की ज़रूरतों को तो सेटिस्फाई कर लें, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको क्या समझ में आता है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ यूनिवर्स कॉल ऑफ एक्शन to end poverty, protect the planet, ensures that all people enjoy peace and prosperity। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब है कि जिसमें क्या हो, एक यूनिवर्सल कॉल एक्शन टू एंड, यानी कि ये पूरे यूनिवर्स की तरफ से, पूरे अर्थ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंट्री या 2 ही कंट्री, ये पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में क्या हो, पॉवर्टी, जो गरीबी है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा ना हो कि लोग भूखे सो रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो वो जो गरीबी है वो कम हो। जो प्रोटेक्ट द प्लैनेट, अब जो हम ये सब गंद मचा रहे हैं ना, ये केमिकल्स का यूज़ करना, डिफॉरेस्टेशन करना, पॉल्यूशन करना, तो सबसे क्या हो रहा है, जो नेचर ऑफ द अर्थ है
वो ख़राब हो रही है ना, तो नेचर जो है वो हमारा ख़राब हो रहा है, तो वो जो प्लेनेट है उसे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो सारे लोग हैं वो शांति से रहें, शांति का मज़ा लें और अमीर भी रहें। ऐसा ना हो कि किसी के लिए खाने, किसी के घर में खाने के लिए नहीं है और किसी के घर में इतना है इतना है इतना है कि वो फेंक रहा है ना। तो हमें क्या चाहिए, हम अपने दुनिया में शांति भी रखना चाहते हैं और अच्छी खासी अमीरी भी, ताकि लोग अपने जीवन को अच्छे से आराम से जी पाएँ। तो ये हमारे क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, हाउ डू एंटरप्रेन्योर्स हेल्प द सोसाइटी। अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भला सोसाइटी की हेल्प कैसे करते हैं, तो यहाँ आप देख लेते हैं, पहले कलर चेंज करते हैं, बड़ी देर हो गई। हाउ डू एंटरप्रेन्योर हेल्प द सोसाइटी, तो एंटरप्रेन्योर कैसे हेल्प करते हैं, तो देखो एंटरप्रेन्योर्स हैव अ पॉजिटिव रिलेशन विद सोसाइटी, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना उनका काफ़ी अच्छा नेचर होता है, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप होता है किसकी तरफ, सोसाइटी की तरफ। कैसे, सम एंटरप्रेन्योर्स वर्क टुवर्ड सेविंग द एनवायरनमेंट, सम गिव मनी टू बिल्ड स्कूल एंड हॉस्पिटल, दिस वे people and area around them become better। यानी कि कुछ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, वो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए काम करते हैं, है ना। जैसे अब मामा अर्थ है, वो क्या करता है, वो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ही तो है। मामा अर्थ एक ब्रांड है जो क्या करता है, जो प्रोवाइड करता है, मतलब लोगों को प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता है और वो क्या करता है, वो पेड़ पौधे भी उगाता है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो एनवायरनमेंट है वो भी सेव हो रहा है। और दूसरा, कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो पैसा कमा रहे हैं वो क्या करते हैं, स्कूल बिल्डिंग्स बनवाते हैं ताकि लोग क्या कर सके, पढ़ सकें, ताकि उनमें इतना नॉलेज है, इतना एजुकेशन है कि उन्हें किस तरह से पोल्यूशन को कम करना है, किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट लानी है। तो ये सब वो स्कूल बिल्डिंग्स बनवाते हैं, हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, ताकि अगर इनकेस लोगों को ज़रूरत पड़े तो जो गरीब लोग हैं वो भी क्या कर सकें, अपना इलाज वहाँ पर जाके करवा सके। तो जो एंटरप्रेन्योर जहाँ पर रह रहे होते हैं वो अपनी तरफ ही तो कराएंगे ना। अब जैसे अमेरिका का एंटरप्रेन्योर अमेरिका में कराएगा, ऐसे तो है नहीं कि अमेरिका का एंटरप्रेन्योर इंडिया आके ये सब काम करवाएगा, वो जहाँ रह रहा है वहीं कराएगा। तो इसलिए जहाँ पे जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे तो वहाँ का एरिया उतना ज़्यादा ही क्या होगा, अच्छा होगा। अब जैसे अमेरिका में सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं तो अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इंडिया में भी हैं लेकिन कम है, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा कम पावरफुल है, कम यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सजेस्ट सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को यहाँ पे हमें सजेस्ट करना है। तो देखो, सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज़, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे ला सकते हैं अपनी सिटीज़ में, अपनी कम्युनिटी में, अपने खुद के घर में हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही पंखे चले छोड़ जाते हैं, हमें जो स्विचेस हैं वो बंद करने हैं, फैंस और लाइट के अगर वो यूज़ में नहीं है, अब बस फैन और लाइट ही नहीं, अब आप बेकार में रेडियो ऑन करके चले गए, कमरे में कोई सुन नहीं रहा, तो क्या करो, वो नहीं चल रहा तो एनर्जी को वेस्ट मत करो, वहाँ पे उसे बंद कर दो। यूज़ एनर्जी एफिशिएंटली, अच्छा, यूज़ एनर्जी एफिशिएंटली लाइट एलईडी बल्ब एंड एप्लीकेंस बोलती हैं, अप्लाइंसेस। यहाँ पे क्या करना है, हमें जो एनर्जी है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करना है। जैसे एलईडी बल्ब आता है ना, उन्हें हमें यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई, जैसे अब हमें एक कमरे में 2 लाइट की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम 2 एलईडी बल्ब लगा लो, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप 10 लाइट लगा के फिर खड़े होकर हाँ क्या उजाला है, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, एनर्जी को काफ़ी सही तरीके से यूज़ करना है। जो एलईडी बल्ब होता है ना उनका यूज़ करना है, क्योंकि एलईडी बल्ब अगर हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमारी सेव होती है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। बस हमारा ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, हाउ एंटरप्रेन्योर्स हैव पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा, ये तो हमने कर लिया, हाँ ये तो हो गया हमारा सेम वही। अच्छा, ये वही क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, हाउ एंटरप्रेन्योर इज हेल्पफुल एंड इन क्रिएटिंग जॉब, यानी कि एंटरप्रेन्योर कैसे हेल्प करते हैं जॉब क्रिएट करने में। तो वही क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत रिपीट हो रहे हैं। विद द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर लुक फॉर मोर पीपल टू हेल्प देम, दे बाय रॉ मटेरियल फ्रॉम पीपल, दे हायर मोर पीपल फॉर वर्क फॉर देम, यानी कि ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे। कैसे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लोगों को काम देना है, ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ेगी उन्हें काम के लिए, वो रॉ मटेरियल चाहेंगे, वो क्या करेंगे, लोगों को हायर करेंगे ताकि उन्हें काम मिले, ताकि वो उनका काम करे बिजनेस में। तो इस तरह से जॉब क्रिएट होती हैं। गिव एनी 2 R ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हमें कोई भी 2 R देने हैं। अब R क्या होता है, हमने साइंस में बहुत बार पढ़ रखे हैं, तो फिर भी हम यहाँ पे से देख लेते हैं। कलर चेंज करते हैं, कलर कर लेते हैं रेड, ठीक है। अब देखो, जैसे रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, तो ये कुछ क्या है, यहाँ पे 4 R दे दिया। आपको कोई भी 2 R क्या करने हैं, कोई भी 2 R आप याद कर सकते हो। अब हम करेंगे रिड्यूस और रीयूज़ को याद, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़, रिफ्यूज़, आप कोई सा भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सारे ही क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। तो कोई 2 बताएं। रिफ्यूज़ यानी कि हमें फालतू की चीज़ों को रिफ्यूज़ करना है, यानी कि अगर हमारे पास पहले से ही है
अब आपको जैसे हमें प्लास्टिक को रिफ्यूज़ करना है, प्लास्टिक क्या है, नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो उसे रिफ्यूज़ करो, रिड्यूस करो। अब चीज़ों को रिड्यूस करना सीखो। जैसे कि अगर हमारे पास 2 पेन हैं, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, अब रिड्यूस करो। अगर आपको एक ही पेन की ज़रूरत है तो एक ही खरीदो ना, ज़्यादा प्लास्टिक, ज़्यादा फालतू की चीज़ें, पोल्यूशन को कम करो, सारी चीज़ों को रिड्यूस करो। रीयूज़, अब जैसे हमारे पास एक प्लास्टिक का पेन है, ठीक है, अब आप उसे क्या करो, रीयूज़ करो, उसे ही दोबारा दोबारा रीयूज़ करते रहो। जैसे कि अगर उसमें आप एक क्या ला सकते हो, इंक ला के डाल सकते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस प्लास्टिक के पेन को दोबारा रीयूज़ कर रहे हो, है ना, आपने दोबारा एक नया नहीं खरीदा, तो प्लास्टिक यहाँ पे कम यूज़ हुआ। रिसाइकल करो। अगर आपने जैसे अगर आपके पास कोई कॉपी है ना, तो जैसे रिसाइकल होकर कॉपी वापस आती है ना, तो ऐसी चीज़ों को रिसाइकल करो, क्योंकि पेपर क्या है, वो तो रिसाइकल हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती है, तो आप उन्हें रिसाइकल कर करके उन्हें दोबारा यूज़ करते रहो। तो ये कुछ आर होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हाउ मैनी SDGs आर अडॉप्टेड बाय UN मेंबर इन विच ईयर। अच्छा, हमें पूछा है कि कौन से ईयर में कितने SDGs अडॉप्ट किए गए। तो हमने पढ़ा था ना, यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स 2015 में क्या हुआ था, 17 SDGs क्या होते हैं, अडॉप्ट हुए थे। ये हमने सबसे ऊपर में ही पढ़ा था, है ना, तो ये हमें याद में रखना है। लिस्ट एनी 4 क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। अच्छा, तो हमें एंटरप्रेन्योर की कोई भी 4 क्वालिटी बतानी है। तो पहला क्या दिया है, ऑप्टिमिज्म, हार्ड वर्क एंड इंडिपेंडेंस, एनर्जेटिक, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रिजर्वेंट। ओ भाई बेटे, कितने हार्ड वर्ड दे दिए, कोई बात नहीं, हम समझेंगे। ऑप्टिमिस्टिक, हार्ड वर्क, इंडिपेंडेंस, एनर्जेटिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट, प्रिजर्वेंट। यानी कि वो लोग क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, हार्ड वर्किंग, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाले, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, है ना, तो ये वो हार्ड वर्किंग हो गए। दूसरा वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है वो लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है कि मेरा काम कोई कर देगा, मेरा काम कोई कर देगा, नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, हमें हमारा काम खुद ही करना है, आज ही करना है, मतलब आज ही करना है और खुद ही करना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आलस में पड़े हैं बेड पे, अरे यार ये बिजनेस ना हो गया, बवाल है, वो ऐसा नहीं सोचते। वो एनर्जेटिक होता है कि अगर हमने एक एंटरप्रेन्योर हैं हम, तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहना है, काफ़ी एक्टिव रहना है। दूसरा कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड प्रिजर्वेंट, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा खुद में विश्वास रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद में बिलीव रखते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि अरे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हे भगवान आज बचा लेना, हे भगवान आज बचा लेना, हे भगवान ये प्रोजेक्ट आज मेरा चल जाए, हे भगवान मेरी डील लग जाए, नहीं, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है, भगवान की अगर उन्होंने पूजा करी है तो बहुत अच्छी बात है, वो करते भी हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि हाँ जी मैंने मेहनत करी है तो सक्सेस एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो ये हो गया हमारा। अरे अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पे बतानी है। तो आंसर क्या दिया है, चलो बदले पेन, ओके, मज़ा आएगा, कलर भी बदल लेते हैं। कुछ 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 कौन सा, ये ले लेते हैं, ग्रे। जुडिशियस यूज़ ऑफ, अरे बाप रे, ठीक, जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर कंजप्शन ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। अच्छा, यानी कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उससे क्या होता है, उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हम क्या करते हैं, जो अपने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन्हें हम काफ़ी सही तरीके से यूज़ करते हैं। जुडिशियस यानी कि बहुत ही संभाल के, SAMAL, संभाल के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा संभाल के संभाल नहीं, संभाल होता है वो, संभाल, SAMBHAL, संभाल के, काफ़ी ज़्यादा संभाल के क्या करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। और क्या होता है, जो इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर कंजप्शन ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उन्हें सिर्फ उतना ही यूज़ करते हैं जितनी आज प्रेजेंट जनरेशन को रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि अगर हमें आज 10 लीटर पानी की ज़रूरत है तो हम 20 लीटर पानी ख़राब करेंगे, क्योंकि हम कहेंगे अरे बतेरा पानी है, बखेरो, हमारा काम से कुछ जा रहा है। जितनी आज ज़रूरत है, जितनी प्रेजेंट जनरेशन को ज़रूरत है, उतना ही क्या करना है, हमें सही से उस रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ताकि हम क्या कर सकें, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी बचा के रख सकें। इंश्योर बैलेंसिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अभी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको क्या करना, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि अमीर को तो सब मिल जाए, गरीब को कुछ ना मिले, तो दोनों को सब कुछ मिले। तो ऐसे क्या करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम रखेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन मोर एंटरप्रेन्योर सेल द सेम प्रोडक्ट हाउ डज इट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम एक ही प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग सेल करेंगे तो प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट के प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अब कैसे, जैसे मैंने आपको एक मार्कर का एग्जांपल दिया था, ये वाला मार्कर है, ठीक है,
ये वाला ठीक, दोबारा अगर मैं कहूँ एक मार्कर है, अब वो मार्कर है, ये कैसा मार्कर है गंदा सा बताओ, एक मार्कर है, ठीक है, अब ये है, ये सिर्फ एक ही कंपनी देती है, तो वो उसके प्राइस रख रही है 100 रुपये। अब ये मार्कर आने वाली 10 कंपनियां बेच रही हैं, ठीक है, तो अब क्या करेंगी, अब अगर सबके सभी अब कोई 100 में बिकेगा, कोई 50 में बिकेगा, कोई 10 में बेचेगा, कोई 90 में बिकेगा, तो अब आप कहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे ना जो 10 में बेचेगा, तो आपने वहाँ पे 10 में जाके खरीद लिया, तो अब वो उसने 10 में क्यों बेची, ताकि उस पर ज़्यादा कस्टमर्स आए, तो उसने अपने बेनिफिट के लिए क्या किया, प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाएंगे तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे सस्ता माल देख के। तो ऐसे ही अगर एक ही प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग सेल करेंगे तो क्या होगा, उसके प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बस यही बताना था। आगे क्या दे रखा है, नेम एनी, बस और करते हैं, नेम द 3 काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बिजनेस, हाइब्रिड बिजनेस। अब ये क्या दे दिया भैया, हमारी समझ ना आया, चलो मैं बताती हूँ। प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बिजनेस, हाइब्रिड बिजनेस। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट बिजनेस का मतलब वो बिजनेस जो हमें क्या करता है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अब मैं कहूँ कि एक बिजनेस है जिसमें क्या बनता है, क्लोथ बनते हैं, तो अब क्लोथ क्या है, क्लोथ हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है ना। अब एक मेकअप प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है, जो सामान हमें मिलता है तो वो प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कपड़े मिल रहे हैं, मेकअप मिल रहा है, बैग मिल रहे हैं, शूज़ मिल रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब है हमारे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रोडक्ट बिजनेस। तो ये सारी जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं वो आता है हमारे प्रोडक्ट बिजनेस में। सेकंड दिया है हमें सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में होता क्या होता है, जिसमें हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड हम कर रहे हैं, या फिर इंटरनेट हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या बैंकिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, सर्विस मिल रही है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि ट्रांसपोर्ट में अब आपने ऊबर करी तो आप कार उठा के ले गए, नहीं, आपको क्या होगा, आपने अगर ऊबर बुक करी है तो आपको कुछ टाइम के लिए हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको सर्विस प्रोवाइड मिली। अब हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में आ जाता है हमारी दोनों चीज़ें। अब ये दोनों चीज़ें कैसे हो जाएगा, अब जैसे अमेजोन है, अमेजोन क्या कर रहा है, आपको घर बैठे बैठे एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और आपको क्या मिल रहा है, आपको उसमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो हाइब्रिड में आ जाता है हमारा ऐसा बिजनेस जो हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, खत्म ही होने वाले हैं हमारे पास, 44 तक ही जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, नेम 2 वाटर रिसोर्सेज। ये कोई भी बता सकता है, रिवर और ओशन, पॉन्ड, लेक, फलाना ढिमकाना, जो आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब क्या होती है, ग्रीन मतलब हरियाली, जॉब मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप हरियाली जगह में काम कर रहे हो, सीधा सीधा इसका मतलब ऐसे लगा लो आप। द जॉब इन विच वर्किंग इज डन प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ग्रीन जॉब। ग्रीन मतलब हरियाली, जॉब जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो मतलब एक ऐसी जॉब जहाँ पे आप हरियाली, हरियाली आप समझ गए ना, पेड़ पौधे, तो उस ऐसी जगह पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप जो इन्वायरमेंट है उससे आप क्या कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, तो वो हमारा किस में जाता है, वो आ जाता है हमारा ग्रीन जॉब में। जैसे हमारा जो ममाअर्थ का मैंने बताया था, वो ममाअर्थ क्या करता है, अपना प्रोडक्ट को सेल करता है। अब जब प्रोडक्ट सेल करता है तो बस प्रोडक्ट सेल करके ऐसे ही नहीं काम खत्म, वो पेड़ भी उगाता है। तो पेड़ उगाता तो उससे क्या हुआ, एक तो वहाँ के लोगों को जॉब मिली, ऊपर से उन्होंने एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व किया। तो ये हमारा होता है ग्रीन जॉब। क्वेश्चन नंबर 33 है, राइट डाउन द मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को लेके जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस होता है ना, जो गलत हम कह सकते हैं ओपिनियंस होते हैं, या जो कुछ गलत समझ होती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला क्या दिया है, पहला दिया है एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक और स्पेशल। अब यहाँ पे मैं क्या दिया, हमें दिया है कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक एंड स्पेशल। अब मैं आपसे कहूँ कि एक अमेजोन है हमारा, एक हमारा फ्लिपकार्ट है, दोनों में क्या फ़र्क है, बस नाम का ही तो फ़र्क है, और तो कुछ फ़र्क नहीं है ना। तो यानी कि अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हर एक बिज़नेस यूनिक और हर एक बिज़नेस स्पेशल होना चाहिए। अब बहुत सारी कंपनीज है जो शूज़ बनाती हैं, है ना, अब जैसे नाइका हो गया, गुची हो गई, तो बहुत सारी कंपनीज है जो सेम प्रोडक्ट बनाती हैं, शूज़ बनाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बिज़नेस के लिए एक अलग आइडिया और यूनिक आइडिया ही चाहिए होता है, तभी हम एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, एक बिजनेसमैन बनेंगे। तो हमें अगर सेम आइडिया भी है बट अगर हम क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस क्या है, वो ग्रो कर सकता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, ये लोगों के अंदर एक गलत क्या है, गलत सोच है कि हर एक बिजनेस अलग अलग ही होता है, सेम बिजनेस भी कभी का चल जाता है। सेकंड क्या दिया है, पर्सन नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन कम पैसे से भी क्या कर सकता है, हम एक बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा मिसकंसेप्शन है। तीसरा दिया है
ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि जिस इंसान का एक बहुत बड़ा बिजनेस है सिर्फ वही क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। तो ये भी क्या है, गलत मिसकंसेप्शन है। जैसे कि जैसे अमेजोन जब शुरू हुआ था तो ऐसा था नहीं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन गया था एक साथ ही। तो पहले वो छोटे से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो बड़ा हुआ। तो सेम हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो एक बड़ा बिजनेसमैन है बस वही एक एंटरप्रेन्योर नहीं होता, जो एक छोटा बिजनेसमैन है वो भी हमारा एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो अब एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बस पैदा होते हैं, वो बनते नहीं हैं। अरे भाई, जब तुम धरती पे आओगे तब तुम्हारा दिमाग चलेगा, तभी तो तुम एक एंटरप्रेन्योर बनोगे ना। माँ के पेट से कौन एंटरप्रेन्योर बन के आता है? तो ये यहाँ पे हमें गलत दे रखे, ये कुछ 4 मिसकंसेप्शन है, तो वो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। कहाँ आते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा 33 होगा, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। मेंशन एनी 4 पॉइंट दैट आर इंक्लूडेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, बहुत देर हो गई बोलते बोलते, प्यास भी लग रही है, चलो छोड़ो। यहाँ देखो, मेंशन एनी 4 पॉइंट दैट आर इंक्लूडेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमें कोई 4 पॉइंट बताना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड होते हैं। पहला, रिड्यूस एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहेंस रिसोर्स कंजर्वेशन। अच्छा, यानी कि हमें जो हम फालतू का यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज जो हम यूज़ करते हैं, इसे हम क्या करना है, कम करना है। और क्या करना है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, कंजर्व करना है। जैसे कि अगर हमारे पास पानी है, आजकल लोग क्या करेंगे, अरे इतना सारा पानी कौन सा आज ही खत्म होने वाला है, करो यूज़, दबा के यूज़ करो। तो ये एक्स्ट्रा जो आप एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं ना, इसे कम करो। ऊपर से क्या करो, जो रिसोर्सेज है उन्हें कंजर्व करो, ऐसा नहीं कि खत्म कर दो, तो उन्हें कंजर्व करना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल आया है उससे रिसाइकल करते रहो। जैसे हमारा जो पेड़ पौधे बोलो, जैसे हमारा पेपर फैक्ट्री हो गई, ये सारे पेपर को हम क्या रिसाइकल कर सकते हैं, तो उन्हें रिसाइकल करके यूज़ करो। रीयूज़ करो चीज़ों को, दोबारा यूज़ करना सीखो। ऐसा नहीं कि ये कपड़ा हमारा है फेंक दो बाहर, बहुत साल हो गए। आप क्या करो, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, हम जैसे जो ऑर्फन लोग होते हैं, जो अनाथ लोग होते हैं, उन्हें हम जाके क्या कर देते हैं, वो दे देते हैं। तो हमने क्या करा, उसी मटेरियल को दोबारा से रीयूज़ करा। तो आप रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो वेस्ट मटेरियल को। तीसरा दिया हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल बायो रिसोर्सेज। अच्छा, यानी कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि जो साइंटिफिक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिन्हें दोबारा रिन्यूएबल क्या हो जाता है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल यानी कि जो क्या होंगे, जो ख़त्म नहीं होंगे, है ना, जिन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो रीन्यूएबल यानी कि दोबारा से आ सकते हैं, तो उन्हें क्या करना, उन ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या करना, साइंटिफिक तरीके से दोबारा से रीयूज़ करना, उन्हें धरती पे बनाए रखना, उन रिसोर्सेज को दोबारा यूज़ करना। प्लांटिंग मोर ट्री, ज़्यादा पेड़ पौधे उगाना, एफॉरेस्टेशन करना। यूजिंग मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी कि जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को क्या करना, ज़्यादा यूज़ करना। जैसे अब प्लास्टिक तो काफ़ी बेकार चीज़ है, तो इसे ना यूज़ करो, आप क्या करो, पेपर का ज़्यादा यूज़ करो। ठीक है, अब पेपर का मतलब ये नहीं कि लग जाओ पेड़ काटने। अगर आपके पास एक कॉपी है, अब उस कॉपी को आपने फिल कर दिया, तो क्या करो, उसे रिसाइकल करो। अब जैसे एक कॉपी आती है वाइट पेजेस की, एक आती है ब्लैक पेजेस की। तो वाइट पेजेस कौन सी है, जो नए नए पेड़ काट के बनी है। ब्लैक पेजेस कौन सी है, जो उसी को क्या करा, रिसाइकल करा। उस पुरानी कॉपी को जो अपनी भर दी थी ना, उसे जब हमने दोबारा रिसाइकल करके यूज़ किया तो वो ब्लैक पेजेस में आती है, बोलते हैं मैं रफ कॉपी। ठीक है, तो आप ऐसे दोबारा यूज़ कर सकते हो। आगे क्या दे रखा है, मैं कहाँ आते हैं हम, क्वेश्चन ठीक है 5 हो गया। 6 क्या दिया है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जो क्या हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। अब जैसे टेक्नोलॉजी तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लाई है, जैसे हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो ये वाली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जो क्या हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को हेल्प करे। ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट के लिए ही बेकार चीज़ हो, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना। ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करो जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी हो। जैसे कि अब जैसे अगर हम देखें, जैसे हमने ऑटोमोबाइल्स बनाई हैं, ठीक है, अब ये जो ऑटोमोबाइल्स है ये पोल्यूशन करती हैं, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली थोड़ी हैं। लेकिन जैसे अब हमने जो CNG बनाई है, वो क्या है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो ऐसी वो भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है ना, अगर देखा जाए तो एक तरीके से, तो उसे ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना है। तीसरा सेवन्थ पॉइंट ना, हाँ, सेवन्थ में दिया है ग्रीन ग्रासी पैचेज एंड ट्री टू बी इंटरस्प्रेड बिटवीन क्रिएट बिल्डिंग। अच्छा, यानी कि ग्रीन ग्रासी पैचेज एंड ट्रीज टू बी, अच्छे ठीक है, क्या बोला है हमें यहाँ पे, कि जो हमारी बिल्डिंग है, आपने देखा होगा बिल्डिंग हमें बना दी जाती है। अब आप देखते हो फ्लोर वाइज क्या होता है, यहाँ पे पेड़ पौधे उगे होते हैं बिल्डिंग में ही,
है ना। आपने देखा होगा चाइना में ऐसा बहुत ज़्यादा चलता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप देखना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं और बिल्डिंग के अंदर ही क्या होता है, पेड़ पौधे उगे होते हैं। तो उससे क्या होता है, भले ही हमने उतना एरिया बिल्डिंग बनाने में यूज़ कर लिया, लेकिन अगर आप हर फ्लोर पे, हर बालकनी में क्या करोगे, उतने सारे पेड़ पौधे उगा दोगे, तो वहाँ पे भी क्या होगा, आपको भी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और वहाँ पे आपने एफॉरेस्टेशन को भी इंक्रीज किया। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो ग्रीनरी है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली आप एक नेचर यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो, इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, मैं फ्री में नहीं बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, हवा में नहीं बता रही हूँ, आपको आंसर लिखने पड़ेंगे जब क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो। अच्छा, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डू यू मीन बाय HRM? HRM का मतलब क्या होता है? अरे मैडम क्या पूछ लिया, HRM हमें तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, आंसर तो लिखा ही हुआ है, आपने तो वैसे पढ़ लिया होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बस खत्म। SDGs का मतलब पता है ना, क्या होता है बताओ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। याद करते चलना, ऐसे ही नहीं, हवा में तीर नहीं मारने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता ना H&M, तो अभी उसकी फुल फॉर्म आप सभी ने बता दी होती। यहाँ लिखा है HRM, यहाँ लिखा था ना H&M, तो अभी आप सब, ये H एंड लिखा है ना, अभी यहाँ लिखा होता ना H&M, तो अभी आपने सब फर्राटेदार अपने आप को ही आंसर दिया होता कि हमसे तो पूछ लो ज़ारा H&M क्या है, HRM नहीं पता हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया है, व्हाट इज अपसाइक्लिंग यूज्ड एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी अपसाइक्लिंग, एक्सटेंसिवली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या क्वेश्चन है, आंसर पढ़ते हैं फिर मैं समझाती हूँ। देखो, प्रोडक्ट दैट इज नॉट यूजेबल can be upcycled with creative and innovative to grow a new look and an old product. This help in sustainable development. यानी कि अब अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या है, जो ज़्यादा यूज़ का नहीं है, तो अब ऐसा तो नहीं ना कि जाके उसे फेंक दोगे ट्रैश में। क्या करना, उसका क्या करना, उसे अपसाइकल करना है, यानी कि उसे एक नए तरीके से उसे क्रिएट करना। जैसे कि अगर एक वॉच है आपके पास, अब वो टूट गई, उसका चलो छोड़ो, एक वॉच है, अब उसका जो बद्दी होती है ना, ये वॉच है हमारी, ठीक है, पता नहीं कैसी गंदी सी वॉच बनाई है मैंने, पर चलो छोड़ो। अब ये जो उसका पट्टा है ना, सोचो ये टूट गया या फिर ये अच्छा नहीं है, अब आपको पसंद नहीं आया, तो आप क्या करोगे, जाके अब वॉच को तो फेंकोगे नहीं ना, आप क्या करोगे, या तो उस पट्टे को बदलवा लोगे या फिर उस पट्टे को थोड़ा सा क्रिएट करवा लोगे। जैसे अगर वो आपको रेड कलर का पट्टा है लेकिन आपको चाहिए वो ग्रीन कलर में, तो आप क्या करोगे, आप जाके उसे थोड़ा सा डिज़ाइन करवाओगे, उसे थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से उसे सही बनवाओगे। तो आपने क्या किया, उसी प्रोडक्ट को अपसाइकल कर लिया, उसे थोड़ा अपडेट करवा लिया। अब जैसे आपका लैपटॉप है, अब आपका लैपटॉप हैंग होता है, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना जाके फेंक दो इसे कबाड़े में, माँ मैं कह रही हूँ जाओ फेंक दो इसे, ऐसा तो नहीं करते ना। क्या करते हो, अपसाइकल करते हो उसका, उसे इनोवेट करवाते हो, उसे क्या करते हो, उसे क्रिएटिव बनवाते हो, उसमें नई विंडो डलवाते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो अभी काम के नहीं है, लेकिन उसे नए तरीके से इनोवेट करके, नए तरीके से यूज़ करके क्या कर सकते हो, उस पुराने प्रोडक्ट को दोबारा से यूज़ करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्रो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 दिया, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आई है ना, हमारी टेस्ला हो गई और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अब आएंगी इन फ्यूचर, तो ये सारे का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हेल्प प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन सेविंग मनी एंड रिसोर्सेज। अब देखो, जो पहले कार चलती थी ना ऐसी डब्बे वाली, ये कार, बचपन की कार याद है ना, ऐसे ही बनाते थे हम, एक एंटीना भी लगाते थे चलो छोड़ो, ये जो कार होती है क्या करते हैं, धुआं देती जाती है, इतना सारा धुआं देती है, इतना सारा धुआं देती है कि पीछे खड़ा आदमी तो बेहोश हो जाए, ठीक है। तो ये वाली जो कार्स होती हैं, ये क्या करती हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक कार आती है वो तो एनर्जी यूज़ करती हैं, एनर्जी यूज़ करी तो पोल्यूशन ख़त्म। तो उससे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट होता है। तो ये इन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इससे क्या होता है, पैसा भी सेव होता है, रिसोर्सेज भी, यानी कि अब ना तो पोल्यूशन होगी, तो ना पोल्यूशन को साफ करने में पैसा लगेगा, और ना ही और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं पोल्यूशन की वजह से, वो उस समय भी हम क्या होगा, रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर पाएंगे। आगे दिया है डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है। कितने क्वेश्चन बचे हैं, बस खत्म ही हो लिया अब तो हमारा, वाह पहुंच गए एंड पे। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एंटरप्रेन्योर, पहले तो इसकी ये थोड़ा कम कर दें, ठीक। एंटरप्रेन्योर इज द एबिलिटी to readiness to develop, organize and run a business. Entrepreneurs along with
क्या दे रखा है, एंटरप्रेन्योर्स अलॉन्ग विद एनी ऑफ इट्स अनसर्टेन इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप में एक इंसान में एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी डेवलपमेंट होती है, जिससे एक ऐसी रेडीनेस टू डेवलप होती है, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी इंसान, ऐसा एबिलिटी ह्यूमन अपने अंदर क्या करे, डेवलप करे, जिसकी वजह से क्या हो, वो एक ऑर्गेनाइज कर पाए और एक बिजनेस को चला पाए। यानी कि एक जैसे अब अमेजोन है, ऐसा आज तक तो किसी ने सोचा नहीं था ना, लेकिन एक इंसान ने क्या करी, एक एबिलिटी अपने अंदर इंक्रीज करी। अब जब वो मतलब डेवलप करी, जब वो एबिलिटी क्या बोलते हैं, एबिलिटी, मैं एबिलिटी बोल रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, एबिलिटी जब हमारे अंदर डेवलप करी उस इंसान ने, तो उसने क्या बनाया, अमेजोन बनाया। अब आप ये सर्च करना कि अमेजोन किसकी कंपनी है ना, वैसे तो आधे से ज़्यादा लोगों को मुझे पता ही होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को ना पता हो तो वो सर्च कर सकता है कि अमेजोन किसने बनाई है, कौन उसका फाउंडर है। तो अब आप क्या करना, एंटरप्रेन्योरशिप हमारी वो होती है, एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसी एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करना कि जिससे आप क्या कर सको, एक नए आइडिया के साथ एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सको, है ना। तो उससे क्या होता है, ताकि आप उससे प्रॉफिट भी कमा सको और जो अलग, कुछ अलग हटके भी आप करके दिखा सको उस भीड़, ये तो इतनी सारी भीड़ है ना, इसमें से हटके आप अलग दिखो। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारी वही होती है, एक अलग माइंडसेट के साथ, एक अलग एबिलिटी के साथ आप क्या करो, अपना बिजनेस चलाओ, उससे प्रॉफिट कमाओ और हटके क्रिएटिव आइडिया आप लोगों में प्रोवाइड करो। ये होती है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप। ये डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक याद कर सकते हैं। वैसे भी रट्टा मारने में तो बच्चे माहिर होते हैं, बट रट्टा नहीं मारना, हम अच्छे से समझेंगे तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे दिया है, लिस्ट एनी 4 करियर अपॉर्चुनिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, होटल, फूड वैन्स, ट्रैवल, टूरिज्म कंपनीज एक्सेट्रा। अच्छा, हमें क्या करना है, 4 करियर अपॉर्चुनिटीज़ बतानी है। मैंने तो आंसर भी बोल दिया। ठीक है, यानी कि लिस्ट एनी 4 करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। यानी कि हमें क्या करना है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब यहाँ पे हम हॉस्पिटल में नहीं पहुँच गए, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे 4 करियर ऑप्शन, 4 करियर अपॉर्चुनिटी बतानी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस माइंडसेट के लिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है, जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करूँ तो जैसे मैं कह सकते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो होती है ना हमारी, यानी कि हॉस्पिटैलिटी का अगर आप हिंदी में मतलब सर्च करोगे तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी को, और मतलब एक पर्टिकुलर शब्द नहीं याद आ रहा, बट अगर मैं आपसे कहूँ हॉस्पिटैलिटी का मतलब आता है अगर इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जा रहे हो, है ना। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें एंटरप्रेन्योर की कोई 4 करियर अपॉर्चुनिटीज़, तो ऐसी कौन कौन सी, जैसे रेस्टोरेंट में क्या जाता है, लोग एंटरटेनमेंट पर्पज से ही तो जाते हैं ना, होटल्स क्यों जाते हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स, रिजॉर्ट, ये सब क्या है, ये हॉस्पिटैलिटी है ना। काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता जिसे हम कहते हैं, तो ऐसी मतलब उत्सुकता तो नहीं, मतलब हॉस्पिटैलिटी को कुछ बोलते हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपसे कह सकती हूँ कि एंटरटेनमेंट पर्पस वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, रेस्टोरेंट, होटल्स, फूड वैन्स, ट्रैवल, टूरिज्म कंपनीज़, यानी कि जो ये सारी जो हमें ऐसे, ये वो बिजनेसेस हैं जो क्या करते हैं, लोगों को एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए याद आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए एक पढ़ाई स्कूल में जाके बैठेंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लोग जब अपना एंजॉयमेंट चाहिए तो कहाँ जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं खाना पीने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है कि अगर आप एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चाहते हो तो वहाँ पे आप इन 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ में आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, राइट एनी 4 इशूज़ ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोई 4 इशूज़ देने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, वर्ल्ड पीस। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे जुड़े हुए कोई 4 इश्यूज़। तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं रखते हैं, अगर हम रिसोर्सेज को ख़त्म कर देते हैं, तो रिसोर्सेज जैसे हमारा वाटर रिसोर्स है, अगर हम कोई वाटर सब जैसे आ गए, बिस्लरी है, अब बिस्लरी क्या है, पानी की तो कंपनी है ना, अब तुम पानी ही ख़त्म कर दोगे तो अब बिस्लरी की कंपनी में बैठ के लोग नाचेंगे थोड़ी, वहाँ काम करते हैं। अब तुमने रिसोर्स ही ख़त्म कर दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अब तुमने पेड़ वेड़ काट दिए तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा लोगों के लिए, और अंडर प्रिविलेज्ड पीपल जो होते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, तो वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। वर्ल्ड पीस जो है, जो विश्व में शांति है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, विच ऑर्गेनिज्म हैज़ मेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। विच ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सस्टेनेबल SDGs जो है वो इम्प्लीमेंट करें, जो लॉन्च करें, वो है यूनाइटेड नेशन। कहाँ हुई थी, यूनाइटेड नेशन में भी कहाँ, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो आए को ये याद होगा। एंटरप्रेन्योर्स आर, क्वेश्चन नंबर 42 है, एंटरप्रेन्योर्स आर कॉन्फिडेंट एंड लाइक द फ्रीडम टू टेक डिसीजन।
विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कैन बी डिपिक्टेड फ्रॉम अबव स्टेटमेंट। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम अपना रखते हैं एक डिसीजन लेने में। तो अब इसमें से इस लाइन में से हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक एंटरप्रेन्योर की हम यहाँ से उठा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम इंडिपेंडेंस भी उठा सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या होता है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, फ्रीडम टू टेक डिसीजन, यानी कि उनके पास खुद का क्या है, इंडिपेंडेंस है कि वो जो डिसीजन लेना चाहे वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन में से हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे उठा ली। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है, तो यह भी हमारा कॉन्फिडेंट भी हमारा आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, लिस्ट एनी टू वे इन विच वी कैन यूज रिसोर्सेज सेंसिबली टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। यानी कि इनमें से हमें क्या बताना है, कोई भी दो तरीके बताने हैं जिसमें हम क्या कर सकें, अपने एनवायरनमेंट को सही तरीके से कंजर्व कर सकें। तो उसका क्या हो जाएगा, रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर एक्सेट्रा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो रीयूज है ना हमारा, यानी कि जो हमारा एक आर था रीयूज रिसाइकल में से, तो हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को जो हमारी जो प्रोडक्ट है उनसे क्या करना, रीयूज़ करना, दोबारा से नहीं यूज़ करना। पेपर का, ग्लास का, प्लास्टिक का, वाटर का, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे एक आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, टेकिंग क्लॉथ बैग टू मार्केट। यानी कि हमें प्लास्टिक पॉलिथीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, जो कपड़े से बने हुए बैग होते हैं ना, उनका भी क्या कर सकते हैं, अगर हम उन्हें लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लास्टिक कम होगी, यानी कि नेचर के लिए क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। आप अपने माँ बाप को ये बात समझाइए कि प्लास्टिक बैग ना लेके जाओ, क्या लेके जाओ, क्लॉथ बैग आप मार्केट में लेके जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है, रिपेयर लीक टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर। यानी कि घर में क्या होता है, जो पाइप हैं, जो टैप, जो टोटी होती है ना, वो सब क्या होते हैं, लीक करने लग जाते हैं, उनमें से एक एक बूंद ऐसे गिरता रहता है। तो उससे क्या होता है, उससे वाटर वेस्ट होता है। तो अब एक एक बूंद, भले ही वो हमें एक एक बूंद दिख रही है, लेकिन क्या होता है, पूरे 24 घंटों में वो क्या होता है, बहुत सारा पानी यहाँ पे वेस्ट हो जाता था। हमें इन लीकेज को क्या कराना चाहिए, इन्हें अवॉइड करना चाहिए, इन लीकेज को ठीक कराना चाहिए अपने घरों में। तो इनमें से कोई भी दो वे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे दे रखा है, स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ पॉजिटिव सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी ऑन आवर सोसाइटी। यानी कि जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी है, ग्रीन इकोनॉमी मतलब अब हरा नोट नहीं आने वाला है, हरा नोट तो आएगा ही नहीं, आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, कल ही हो गया जी, अब पर्पल नोट आ गए, हरे आने में कौन सी बड़ी बात है। बट फिर भी अभी ग्रीन इकोनॉमी का क्या मतलब है, ग्रीन मतलब हरियाली मतलब पेड़। तो अब जब हरियाली बढ़ेगी, पेड़ पौधे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस बात है ना, नेचर में इकोनॉमी बढ़ेगी। नेचर की इकोनॉमी तो वही है, पेड़ पौधे उसके। तो हमें यही दिखना है कि एक पॉजिटिव सिग्निफिकेंस दो, अगर हम ग्रीन इकोनॉमी को अपनी सोसाइटी में इंक्रीज करते हैं। तो पहला क्या दे रखा है यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होगी, हेल्थ एनवायरनमेंट प्रमोट होगा, यानी कि हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। अब जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज़्यादा अच्छी एयर होगी, अच्छी ऑक्सीजन होगी, तो उससे क्या होगा, जो हेल्थ इश्यूज़ है वो कम होगा। प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, यानी कि अब जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, हवा अच्छी होगी, पानी अच्छा होगा। तो सारे जो इफेक्टिव रिसोर्सेज है ना, अब जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होती है वो क्या होती है, रूट से बंधी रहेगी। तो अब ये सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सेफ रहेंगे, प्रोवाइड होते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 44 तक ये हमें करना था, ये हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं 44 तक वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं सारे डाउट क्लियर करूँगी। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप पढ़ भी लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस काम खत्म। मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।